प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की क्षितिज भाग 2 से एक कविता पढ़ेंगे, उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके कोर्स में इनकी 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। तो आज हम उत्साह पढ़ेंगे और देखेंगे कि कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है, हमें क्या बताने की कोशिश की है। निराला जी जो हैं, उनका प्रकृति के प्रति काफी प्रेम रहा है और उनकी रचनाओं में प्रकृति पर अधिकतर रचनाएं उन्होंने की हैं। यहाँ पर भी ये जो कविता है बादल वास्तव में उनका प्रिय विषय भी रहा है। तो आज ये जो कविता है उत्साह, इसमें भी कवि ने बादलों के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है, देखते हैं क्या बताया इस कविता में। सबसे पहले हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं, उसके बाद मैंने कुछ इसके संभावित प्रश्न इससे निकाले हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो, कवि कहते हैं बादलों को, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, यानी कि घेर घेर मतलब घेर घेर कर आओ, घोर गगन, और गगन का मतलब होता है आकाश, गगन में खूब घूमड़ घूमड़ कर घिर घिर कर आ जाओ। घोर गगन मतलब बादल बिल्कुल जब घिर जाते हैं तो हम बादलों को कहते हैं कि बहुत घिर कर बादल आए हैं, बहुत घने आए हैं। धाराधर ओ, धाराधर यहाँ पे बादलों के लिए आया है। धाराधर यानी कि पानी को धारण करने वाले, धारा मतलब पानी और धर मतलब धारण करना। बादल के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर कवि ने बादलों को ललित ललित, सुंदर सुंदर, कोमल कोमल, मनोहर, काले, घुंघराले, जैसे किसी छोटे बच्चे के बाल होते हैं, काले काले कोमल कोमल घुंघराले, जैसे बादलों की भी शेप आपने देखी होगी आकाश में, ऐसी ही होती है, काली काली घुंघराले घुंघराले सी। तो उनसे कवि ने बादलों की उनको कंपेयर किया है, उनसे उन जैसा बताया है। बाल कल्पना कैसे पाले, एक और उपमा दी है बादलों की बाल कल्पना से, जैसे बच्चे अपनी कल्पना करते हैं, कुछ भी सोचते हैं। बाल कल्पना यानी कि बालकों की कल्पना जैसे, यानी कि बादलों की कोई खास शेप नहीं होती, ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपनी कल्पना कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ही कवि ने इससे इनकी उपमा की, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कि जो बादल हैं ये बालकों की कल्पना जैसे हैं। अब अगली लाइन में कहते हैं विद्युत छवि उर में नव जीवन वाले। विद्युत का मतलब होता है बिजली, विद्युत छवि उर में, उर का मतलब होता है हृदय में। अब यहाँ पे कवि का मतलब है कहने का कि तुम, बादलों को वो कह रहे हैं कि तुम लोगों के हृदय में एक बिजली जैसी चमक, एक बिजली जैसा जोश वो भर दो, और नव जीवन वाले, तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। नया जीवन, जब बादल बरसते हैं, गरजते हैं पहले, फिर बरसते हैं, तो लोगों को एक नया जीवन मिलता है। विद्युत छवि उर में नव जीवन वाले, वज्र छिपा, और वज्र का मतलब यहाँ पे बादलों की कठोरता से है। जब बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं तो बहुत कठोर से लगते हैं। तो यहाँ पर एक कविता में जहां कवि ने थोड़ी सी ललित कल्पना भी की है बच्चों के बालों से, वहीं पर थोड़ी सी जनमानस में एक क्रांति, एक चेतना भरने का भी यहाँ पर संदेश है कि जैसे बादल बरसेंगे तो एक नई चेतना आएगी समाज में। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है वज्र छिपा, नूतन कविता,
फिर भर दो। यहाँ पर कवि ने बादलों को एक कवि के रूप में भी देखा है कि तुम एक नई कविता लोगों के जीवन में भर दो, नूतन कविता, फिर भर दो। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसके अंदर जाकर इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे एक अर्थ है कि जैसे किसी भी राइटर के जो वो चाहता है उसमें लिखना, उससे जनमानस में भी एक क्रांति आती है। तो यहाँ पर बादलों के माध्यम से कवि ने ये कहा है कि तुम लोगों के जीवन में एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नया जीवन भर दो। तो ये था इसका पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा इसमें है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का मतलब होता है परेशान, दुखी। उन्मन मतलब अनमने। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। यानी विश्व का मतलब सारा संसार, निधाग का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, भीषण गर्मी। सकल जन, सकल का मतलब सारे लोग। यानी कि इस गर्मी से, जो बहुत ज्यादा गर्मी है, इससे संसार के सारे लोग परेशान हैं और अनमने हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तुम किसी अज्ञात दिशा से न जाने किस ओर से आए हो, अनंत के घन, और तुम्हारा कोई अनंत अंत नहीं है, तुम अनंत हो, ऐसे बादल हो तुम। घन का मतलब बादल। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम किसी अज्ञात दिशा से आए हो और तुम्हारा कोई अंत नहीं है, तुम ऐसे बादल हो। तो तुम क्या करो अब, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अपने शीतल जल से तुम इस तपती हुई धरा को, धरा मतलब धरती, तप्त मतलब जो बहुत गर्मी से तप गई है, परेशान है। अब इस तपती हुई धरती पे ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही परेशान है, सकल जन में जीव जंतु पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि गर्मी इतनी ज्यादा है, उसके उपरांत जब बादल आते हैं, गरजते हैं और बरसते हैं, तो फिर उन सब में, प्रकृति में एक नया जोश आ जाता है, एक नया जीवन आ जाता है। तो कहते हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी कि जो भी कुछ धरती पर तप गया है, यानी कि जो सूख भी गया है तप्त गर्मी से, बहुत ज्यादा तप्त है सब कुछ, तेज गर्मी है, उसके बाद जब बादल गरजते हैं तो प्रकृति का एक एक तृण तृण जो है वो तरोताजा फिर से हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने बादलों का आवाहन किया है, बादलों को बुलाया है कि तुम आओ और अपने बरसात से सभी लोगों को, विश्व के सभी जनों को शीतल भी करो और उनमें एक नई चेतना, एक नई क्रांति भी भर दो। यहाँ पर कवि के कहने का मतलब ये भी है कि साहित्य भी समाज में चेंज लाता है, साहित्य के द्वारा भी समाज में क्रांति लाई जा सकती है। तो यहाँ पे बादल जो है उसके माध्यम से निराला जी ने हमें ये कहा कि जन क्रांति भी होनी चाहिए और जो परिवेश है जो बिल्कुल गर्म है, तप्त था, उसको भी शांति मिलनी चाहिए, शीतलता मिलनी चाहिए। इसलिए बादल तुम आओ, गरजो और बरसो। तो ये तो थी कविता। अब इसमें क्या क्या प्रश्नोत्तर इसके हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको उत्तर के साथ बताए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? देखो, कवि ने ये नहीं कहा कि तुम फुहार बरसाओ, रिमझिम रिमझिम बारिश करो, उसने दोनों ही स्टेंजा में हमें कहा गरजो। तो यहाँ पर गरजने का मतलब है कि वो जन क्रांति, जन क्रांति का मतलब एक चेतना समाज में जो लाना चाहता है, उसके लिए थोड़ा सा ऊंचा, उग्रता लाना वो जरूरी है। तो इसमें बताया कि कवि बादलों को बिजली की चमक
और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार करने के लिए बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। यानी कि बरसेंगे तो सही वो, लेकिन जन चेतना के लिए पहले गर्जने के लिए बोला कवि ने कि तुम गर्जो। यानी कि अपनी बात को कहने के लिए हमें थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, हमें उग्र रूप भी धारण करना पड़ता है। तो इसलिए कवि ने बादलों से पहले कहा कि तुम गरजो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। जैसे कि हमने यहाँ पर इस कविता में पढ़ा कि बादलों की बात हो रही है, लेकिन कविता का शीर्षक जो है वो कवि ने उत्साह रखा है, बादल नहीं रखा। तो इसका क्या कारण है? ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इसका शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। बदलाव कब आएगा? जब जनमानस में जोश होगा। उत्साह का मतलब ही होता है जोश, उमंग। इसलिए बादलों के गर्जन में उत्साह है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह भरकर क्रांति के लिए तैयार करना है। इसलिए कविता का नाम उत्साह रखा है। समझ आया कि उत्साह क्यों रखा है, बादल क्यों नहीं रखा? कि बादल जिस प्रकार गरजते हैं उसी प्रकार जनमानस में भी यदि कोई क्रांति लानी है तो उसके लिए थोड़ा सा उसको लोगों में उत्साह भरने के लिए उन्होंने इसको शीर्षक जो है वो इसका उत्साह रखा। अब एक और क्वेश्चन इससे हो सकता है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? प्रतीक का मतलब है कि बादल जो है यहाँ पर सिर्फ बादल नहीं है, बादल के माध्यम से कोई और बात कही जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक का मतलब कि उसके माध्यम से और क्या कहा जा रहा है। लोक कल्याण के भाव का प्रतीक है। लोक कल्याण मतलब लोगों की भलाई, कि बादल जो है वो लोगों की भलाई करता है, इसलिए वो लोक कल्याण का प्रतीक है। कवि बादलों के माध्यम से जन क्रांति लाना चाहता है, इसलिए ये बादल जो है लोक कल्याण का प्रतीक माना गया है यहाँ पर। एक और व्याकरण से संबंधित एक क्वेश्चन हो सकता है, नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य का मतलब होता है कि ध्वनि पैदा करने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए। जैसे यहाँ पर पहली पंक्ति में आया घेर घेर घोर गगन, मतलब एक आवाज का जो है वो हमारे को यहाँ पर एक आवाज हम ऐसा लग रहा है जैसे कि कवि ने बादलों की आवाज हमें सुनाई दी। घेर घेर घोर गगन, नाद, नाद का मतलब कोई आवाज, नाद सौंदर्य है। अब इसमें एक दो जो अलंकार भी आए हैं, पहली पंक्तियों में आया था बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कि बादलों की उपमा दी गई है बच्चों की कल्पना से। तो यहाँ पर बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें उपमा अलंकार आ गया। विद्युत छवि, इसमें रूपक आएगा विद्युत छवि, यानी कि विद्युत की छवि जो है विद्युत के रूप में देखा जा रहा है छवि को। और पुनरुक्ति प्रकाश आएगा ललित ललित विकल विकल, यानी कि जब कोई शब्द दो बार या दो से ज्यादा बार एक बार में आ जाता है लगातार किसी पंक्ति में, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो इससे संबंधित कविता समझने के बाद ये क्वेश्चन आपको मैं जानती हूँ, समझती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे और आप इस कविता को ठीक से परीक्षा के लिए तैयार कर पाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें जरूर। ओके, थैंक यू।